तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी विद स्टडी में। हालांकि रात के 2:30 बज चुके हैं, मुझे सो जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या है कि मैंने सोचा कि सुबह एक क्लास तो बनता ही है। तो हम लोग जे सुधा जी पढ़ रहे हैं और जे सुधा जी में हम लोग गरीबी और बेरोजगारी तक आ गए हैं, जिससे हम लोग सामना कर रहे हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं गरीबी और बेरोजगारी। और ये इसमें ओरिजिनल जो पीडीएफ है वो मुद्रा स्पर्धा तक है, जो आई थिंक 3 पेज आगे है। तो छोटा सा वीडियो बनेगा, आई थिंक वो 30 से 35 मिनट का बनेगा, शायद उससे भी कम का बने। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह के आऊँगा, उसमें कम से कम 1 घंटे का वीडियो होगा। तो स्टार्ट करते हैं। गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी का मापक करने के लिए सापेक्षिक और निरपेक्ष प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। सापेक्ष गरीबी, इसमें लोगों के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसके तहत आर्थिक असमानता देखा जाता है। तुलनात्मक रूप से जिस व्यक्ति की आय कम होती है उसे गरीब माना जाता है। गरीब मापन की देश, कला और परिस्थिति के सापेक्ष मानक बदलते हैं, इसके सापेक्ष में गरीबी कहते हैं। लॉरेंज वक्र देखिए, लॉरेंज वक्र ये आदर्श रेखा दर्शाता है लॉरेंज वक्र, और ये वास्तविक गरीबी दिखाती है जो घटता है। ठीक है, जो घट रहा है वो वास्तविक गरीबी दिखाती है। लॉरेंज वक्र के अनुसार यदि किसी देश की वास्तविक गरीबी रेखा आदर्श गरीब रेखा के नजदीक है तो इसका अर्थ है कि देश में आय की असमानता कम है। यदि वास्तविक गरीबी रेखा आदर्श से दूर है तो इसका अर्थ है कि असमानता अधिक है। यदि देश का लॉरेंज वक्र एक्स एक्सिस में समाहित हो तो देश में निपुणता पूर्णता असमानता है। इसमें कह रहा है एक्स एक्सिस में समाहित है तो देश में पूर्णता असमानता है। गिनी गुणांक देखिए, यहाँ से गिनी गुणांक देखते हैं हम लोग। गिनी गुणांक में है आदर्श रेखा जो बीच में ऐसे जा रही है, ये है आदर्श रेखा, और ये जो ऐसे नीचे जा रही है सी वाली रेखा, इसको वास्तविक रेखा कहते हैं। गिनी गुणांक का आय असमानता को मापने के लिए किया जाता है। असमानता को गिनी गुणांक का आय मापने के लिए किया जाता है। गिनी गुणांक का लॉरेंज वक्र गणितीय रूप है। इसे वर्ष 1912 में किसने किया था? 1912 में इटालियन सांख्यिकीविद थे जिनका नाम था कोरेडो कोरेडो गिनी ने विकसित किया था। कोरेडो गिनी ने विकसित किया था गिनी गुणांक। गिनी गुणांक का मापन 0 से 1 के बीच होता है। गिनी गुणांक का मापन 0 से 1 के बीच होता है। गिनी गुणांक का मान अधिक है तो असमानता भी अधिक है। यदि गिनी गुणांक का मान कम है तो असमानता कम है। यदि गिनी गुणांक का मान 0 है तो पूर्णता असमानता है, और यदि गिनी गुणांक का मान 1 है तो पूर्णता असमानता है। गिनी गुणांक का सूत्र दिया हुआ है। निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी क्या होता है? यदि इसका अभिप्राय मानव के आधारभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, कपड़ा, स्वास्थ्य सुविधा आदि की पूर्ति हेतु पर्याप्त वस्तुओं सेवाओं को जुटा पाने में असमर्थता होती है। गरीबी रेखा किसे कहते हैं? गरीबी रेखा का अवधारणा मूल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थता से जुड़ी होती है। गरीबी रेखा। भारत में गरीबी रेखा मापन और इतिहास। भारत में गरीबी का मापन नीति आयोग द्वारा किया जाता है। नीति आयोग का राष्ट्रीय प्रति 10 सर्वेक्षण एनएसओ आंकड़े उपलब्ध कराता है। भारत में पहले कैलोरी उपभोक्ता को गरीबी मापन का आधार बनाया गया था, लेकिन अब इसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और कपड़े, जूते और अन्य टिकाऊ वस्तुओं के आधार पर भी ये गरीबी मापन किया जाता है। यूएनओ बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रसारित करता है। यूएनओ जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रकाशित करता है। विश्व बैंक के अनुसार जो व्यक्ति एक दिन में 2.15 अरब डॉलर से कम वह करता है वह गरीब है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1868 में पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। इसमें प्रति व्यक्ति आय शहरी क्षेत्र में 35 रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्र में 16 रुपए प्रति माह होती थी। राष्ट्रीय आयोजन समिति, इसे वर्ष 1938 में कांग्रेस ने गठित किया था। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसने भोजन, कपड़ा, मकान को गरीब मापन के लिए आवश्यकता माना। आय शहरी क्षेत्र में 20 रुपए प्रति व्यक्ति आया था और ग्रामीण क्षेत्र में 15 रुपए प्रति व्यक्ति आया। बॉम्बे प्लान देखिए क्या है। भारत के मुख्य उद्योगपतियों ने देश में आर्थिक विकास के लिए एक नई योजना बनाई। इस प्लान को टाटा बिरला प्लान भी कहा गया। इसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति 75 रुपए आय से कम वाले को गरीब माना गया। आजादी के बाद गरीबी अनुमान। वर्ष 1962 में योजना आयोग ने एक विशेष दल बनाया जिसके अनुसार प्रति वर्ष गांव में 20 रुपए और शहर में 25 रुपए प्रति माह खर्च करने वाले गरीब माना गया। दांडेकर व्रत समिति, ठीक है, दांडेकर व्रत समिति
वर्ष 1971 में वी.एम. दांडेकर और एन. रथ ने भारत में गरीबी मापन हेतु नियुक्त किया गया। इन्होंने गरीबी मापन के लिए कैलोरी उपभोक्ता का आधार बनाया। इन्होंने 2250 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कम उपयोग करने वाले को गरीब व्यक्ति माना गया। अलग समिति 1979 में वाई के अलग समिति द्वारा इसके अनुसार कैलोरी के साथ साथ पोषक तत्व का भी ध्यान रखने की सिफारिश की गई। कैलोरी उपभोक्ता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन गांव जिसमें 2400 कैलोरी और शहर के लिए उपयोग किया गया था 2100 कैलोरी। लकड़वाला समिति ने 1993 में अध्यक्ष डी.टी. लकड़वाला की अध्यक्षता में गांव के लिए 2400 कैलोरी और शहर के लिए 2100 कैलोरी अधिकता प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन की प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय के लिए ये जोड़ा गया। गांव के लिए कितना था 2400 और शहर के लिए 2100। समिति ने सिफारिश की कि आम आदमी थोक मूल्य सूचकांक पर वस्तु नहीं खरीदता, वह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर वस्तु खरीदता, अतः गरीबी मापन में वीपीआई की जगह सीपीआई का प्रयोग करना चाहिए। सचिन तेंदुलकर समिति सुरेंद्र तेंदुलकर, मैं कहा सचिन तेंदुलकर कहां से आ गया भाई। सुरेंद्र तेंदुलकर समिति, इस समिति का गठन वर्ष 2005 में किया था। सुरेंद्र तेंदुलकर समिति इसने अपनी रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत की थी। सुरेंद्र तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत की थी। इस समिति ने गरीबी के परंपरागत रूप को छोड़कर बहुगामी रूप को स्वीकार किया। वर्ष 2009 से 2010 में गरीबी मापन फॉर्मूले को अपनाया गया, जिसमें लगभग 29% लोग गरीब थे। रंगराजन समिति वर्ष 2012 में गठित इस समिति ने तेंदुलकर समिति के द्वारा दिए गए फॉर्मूले को समीक्षा के उपरांत भारत में के लिए गरीबी मापन बेहतर सुविधा दिया। इसमें गरीबी अनुमान के लिए प्रक्रिया का प्रयोग किया गया, जिसमें एनएसओ आंकड़ों का उपयोग न करने और स्वतंत्र सर्वे कराया गया। इस समिति के अनुसार गरीबी रेखा का अनुमान शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 772 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक आय के रूप में लगाया गया था। बेरोजगारी देखिए, जब समाज में पारिश्रमिक भी कम काम करने के इच्छुक और सक्षम व्यक्तियों के कोई कार्य नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। मतलब जो भी सक्षम व्यक्ति है उनके अनुसार काम नहीं मिलता, उनके ताकत के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता, तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी के प्रकार या निम्न प्रकार है। ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी जब कोई व्यक्ति कोई भी उत्पादक कार्य करना ही नहीं चाहता या रोजगार प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं रखता हो, तो उसे ऐच्छिक बेरोजगारी कहा जाता है। अनैच्छिक बेरोजगारी जब अर्थव्यवस्था में प्रचलित चालू मजदूरी दर पर कोई व्यक्ति काम करने को तैयार है, परंतु उसे उस मजदूरी दर पर काम ना मिले, तो इसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। इसे खुली बेरोजगारी भी कहा जाता है। संघात्मक बेरोजगारी एक दीर्घकालीन बेरोजगारी है जो औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। भारत में अधिकांश बेरोजगारी इसी प्रकार के हैं। अल्प रोजगार, क्षमतानुसार पूरा काम नहीं मिलने से इस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है। इसे क्या कहते हैं? अल्प बेरोजगार। अदृश्य छिपी हुई प्रचंड बेरोजगारी, इसके अंतर्गत श्रमिक बाहर से तो काम पर लगे हुए प्रतीत होते हैं, किंतु उस कार्य को उनकी आवश्यकता नहीं होती। इस श्रमिकों को सीमांत उत्पादन शून्य होता है। अदृश्य या छुपी हुई बेरोजगारी प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। ये कह रहे इसके अंतर्गत श्रमिक बाहर से तो काम पर लगे हुए होते हैं, किंतु उसके कार्य में उनकी आवश्यकता नहीं होती। इन श्रमिकों सीमांत या उत्पादक शून्य होते हैं, मतलब कि काम पे लगे हुए हैं लेकिन उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। घर्षणात्मक बेरोजगारी, बाजार में दिशाओं में परिवर्तन, मार्ग और आपूर्ति शक्तियों में परिवर्तन होने की बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी एक अर्थव्यवस्था में विकास और मंदी पर चक्र जारी करता है। विकास में बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन मंदी में के दौरान लोगों को बेरोजगार हो जाते हैं। इसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। मौसमी बेरोजगारी, जैसे जैसे मौसम बदलता है वस्तुओं सेवाओं की मांग और आपूर्ति में बदलाव होता है, इससे कारण पैदा हुई बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे पर्यटन। समानतः 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में आर्थिक रूप से सक्रिय यानी कार्यशील माना जाता है। अतः यदि इस आयु के वर्ग के लोगों को लाभदायक रूप से नियोजित नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार माना जाता है। 15 से 59 वर्ष के लोगों को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बेरोजगारी के अंतर्गत नौकरी से बाहर होना, काम के लिए उपलब्ध होना और सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश करना, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बेरोजगारी होता है। भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO को वर्ष 2019 में सांख्यिकी कार्यालय के साथ विलय कर राष्ट्रीय सांख्यिकी NSO बना दिया गया। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण
का विलय कर दिया 2019 में, सांख्यिकी कार्यालय से विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया, NSO कर दिया गया। बेरोजगारी के प्रकार, ग्रामीण बेरोजगारी के अंतर्गत आता है अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी, और शहरी बेरोजगारी के अंतर्गत आता है शिक्षित बेरोजगारी, और इसके अंतर्गत औद्योगिक बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी आता है शहरी बेरोजगारी के अंतर्गत। बेरोजगारी के अन्य प्रकार, खुली बेरोजगारी, इसमें व्यक्ति के पास आवश्यकता योग्यता नहीं होती है तथा वह काम के लिए भी तैयार होता है लेकिन फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता, ऐसी बेरोजगारी को खुली बेरोजगारी कहते हैं। व्यक्ति के पास आवश्यकता योग्यता होती है तथा वह काम के लिए तैयार भी होता है लेकिन फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता, तो ऐसी बेरोजगारी को खुली बेरोजगारी कहते हैं। सर रचनात्मक बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, औद्योगिक ढांचे, पिछड़ापन, पुरानी उत्पादन तकनीकी आदि के कारण उत्पन्न होती इस बेरोजगारी को दीर्घकालीन समस्या है। यह बेरोजगारी की एक दीर्घकालीन समस्या है। संरचनात्मक बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, यह बेरोजगारी श्रमिकों द्वारा एक उत्पादन प्रक्रिया से दूसरी उत्पादन प्रक्रिया को जाने के दौरान एक समय विशेष में उत्पन्न होती है, ये बेरोजगारी। अर्थव्यवस्था में आर्थिक ढांचे के उत्पादन और प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन तथा प्रौद्योगिकी परिवर्तन के कारण घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। घर्षणात्मक बेरोजगारी दी है। अल्प रोजगार, जब किसी श्रमिक को आवश्यकता से कम लाभ मिलता है या उसे वर्ष में कुछ समय के लिए बेकार रहना पड़ता है या उसकी क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं मिलता, तो ऐसी अवस्था में अल्प रोजगार की अवस्था कहलाती है। अल्प रोजगार, दृश्य अल्प रोजगार और अदृश्य अल्प रोजगार। दृश्य अल्प रोजगार, इसमें व्यक्ति को काम करने के सामान्य घंटों से कम काम प्राप्त होता है। उदाहरण स्वरूप भारतीय परिस्थिति के संदर्भ में यदि किसी व्यक्ति को काम के समानता 8 घंटों से भी कम, 8 घंटे में से केवल 3 घंटे या 4 घंटे का ही काम मिला पड़ता, तो इसको दृश्य अल्प बेरोजगार कहते हैं। अदृश्य अल्प बेरोजगार, इसमें व्यक्ति को उसकी योग्यता के स्तर की तुलना में निम्न कोटि का काम किया होता है। इसके अंतर्गत श्रमिक काम तो पूरा करते हैं लेकिन उनकी आय का स्तर काफी कम होता है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी बीटेक डिग्री धारक को डिलीवरी सर्विस काम करना पड़े तो वो अदृश्य अल्प बेरोजगार की अवस्था है। नेक्स्ट है चक्रीय बेरोजगारी। इस तरह की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। यह मुख्य रूप से व्यापार चक्र से संबंधित होती है। इसके अलावा यह सामान्यतः अस्थायी प्रकृति की होती है। देश को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं और कार्यक्रम नीतियां। भारत में रोजगार योजना की वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2016 से 17 और 2023 से 24 के बीच 36% की वृद्धि, लगभग 170 मिलियन नौकरियां शामिल हैं। देश की मजबूत आर्थिक और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की सृजन करता है। ये क्या ही भाई, ये कोई डाटा बेकार डाटा ही है। कितना भाई, कितना मिलियन था? 170 मिलियन था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे मनरेगा कहते हैं, इस योजना की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को की गई थी। यह एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिए हर वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। इसके लिए परिवार के वयस्क सदस्य अनुकूल मैनुअल काम करने के लिए शिक्षा से काम करते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान चरण में 86,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था, जो मनरेगा के तहत बजट अनुमान चरण में शुरू से अब तक का सबसे अधिक आवंटन था 2024-25 में। प्रमुख उपलब्धियां, वित्त वर्ष 2013-14 में मनरेगा की न्यूनतम औसत अधिसूचित मजदूरी 155 थी, जबकि वित्त वर्ष 2024 में ये 279 है। वित्त वर्ष 2006-07 में वित्त वर्ष 2013-14 के बीच कुल सृजित व्यक्ति जो 1660 करोड़ थे, जबकि वित्त वर्ष 2014 से 15 में, वित्त वर्ष 2024 से 25 में कुल सृजित व्यक्ति दिवस 2923 करोड़ रहे। आत्मनिर्भर भारत रोजगार अधिनियम, आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के हिस्से के रूप में यह योजना 3 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई। इसका उद्देश्य नियोक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा लाभ के साथ साथ नए रोजगारों को सृजन के लिए प्रोत्साहित करना था। कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार के अनुसार की भरपाई करनी है। कर्मचारी भविष्य निधि,
के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही इस योजना का उद्देश्य नियोक्ताओं के बीच वित्तीय बोझ सुगम करना और उन्हें अधिक समूहों को काम पर रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 की गई थी। इसके तहत सूक्ष्म लघु व्यवसाय उद्यमों और व्यक्तियों को 20 लाख रुपए तक की जमानत मुक्त ऋण दिए जाते हैं ताकि वे अपनी व्यवसायिक गतिविधियों को समाप्त कर सकें या विस्तारित कर सकें, स्थापित या विस्तारित कर सके, समाप्त नहीं कर सके। भाई उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 के दौरान ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की घोषणा की गई। यह नई सीमा 24 अक्टूबर 2024 को लागू हुई। ये ऋण बैंक, एनबीएफसी, एमएफआई और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से दिए जाते हैं। मुद्रा ऋण 4 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं: शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस, जो उत्तराधिकारियों के वृद्धि विकास के चरण में वित्त पोषक आवश्यकताओं को दर्शाती है। शिशु को 50,000 रुपए तक ऋण को कवर करता है और किशोर को 50,000 रुपए से अधिक और 5 लाख रुपए तक ऋण को कवर करता है और तरुण को 5 लाख से 10 लाख रुपए तक ऋण को कवर करता है और तरुण प्लस को 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का कवर करता है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान देखिए यहाँ से सरकार ने 20 जून 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य 6 राज्यों जैसे कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 116 चयनित जिलों को ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं समेत वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को इस तरह प्रभावित व्यक्ति के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना है। इस अभियान के तहत 39,293 करोड़ रुपए का कुल व्यय के साथ 50.78 करोड़ व्यक्ति 78 करोड़ व्यक्ति दिवस का रोजगार सृजन करता है। 50.78 करोड़ व्यक्ति दिवस का रोजगार सृजन करता है। नेक्स्ट देखिए पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति आर्थिक वृद्धि और सतत विकास के लिए परिवर्तनकारी और दृष्टिकोण है। यह गतिकोण 7 पीढ़ियों द्वारा संचालन में, अर्थात सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और सड़क अवसंरचना। यह दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा और सत्य प्रयास के साथ संचालित। इससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के बड़े अवसर पैदा होंगे। पीएम गति शक्ति प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एमएसएमई मंत्रालय, खादी व ग्राम उद्योग मंत्रालय आयोग के माध्यम से गैर कृषि क्षेत्र में नई सूची इकाइयों की स्थापना उद्यमिताओं को सहायता के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को उनके घरों के दरवाजे पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। ओकुन का नियम कहता है कि यह नियम किसी देश के विकास दर और बेरोजगारी के बीच संबंध बताता है। इन दोनों के मध्य वितरित संबंध पाया जाता है। इसके अनुसार यदि किसी देश में जीडीपी में 3% की वृद्धि होती है तो उस देश के बेरोजगारी दर में 3% की कमी होती है। इस प्रकार यदि मिली देश भी बेरोजगारी दर में 1% में वृद्धि होती है तो उस देश के जीडीपी में लगभग 3% की कमी होगी। मुद्रास्फीति देखिए, इन्फ्लेशन, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन 4 प्रकार के होते हैं: मुद्रास्फीति, अपस्फीति या मुद्रा संकुचन, प्रत्ययस्फीति और मुद्रा अपस्फीति। मुद्रास्फीति यह स्थिति वह होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। दूसरे शब्दों में यह अवस्था होती है जब वस्तु की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा सखा की मात्रा में अधिक वृद्धि हो जाती है। मुद्रास्फीति फिर से देखते हैं, यह वह स्थिति होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। दूसरे शब्दों में यह अवस्था होती है जब वस्तुओं की उपलब्धता मात्रा की तुलना में मुद्रा और सखा की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति के प्रभाव उत्पादक वर्ग जैसे में कृषक आते हैं, व्यापार आते हैं, उद्योगपति का लाभ होता है। ऋणी को लाभ तथा ऋणदाता को हानि होती है। निश्चित आय वाले वर्ग को हानि होती है जबकि परिवर्तित आय वाले वर्ग को लाभ होता है। समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ जाती है, धनी वर्ग और ज्यादा धनी हो जाता है और निर्धन वर्ग और ज्यादा निर्धन हो जाता है। व्यापार संतुलन को विपरीत स्थिति उत्पन्न हो जाती है क्योंकि आयात में वृद्धि और निर्यात में कमी हो जाती है।
मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के उपाय: संतुलित बजट अपनाना, उत्पादन में वृद्धि करना, सार्वजनिक खर्च पर नियंत्रण करना, प्रगतिशील करारोपण करना, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना और बचत को प्रोत्साहित करना। भारत में पहले मुद्रास्फीति की गणना केवल थोक मूल्य सूचकांक आधार पर की जाती थी, लेकिन वर्ष 2014 से यह गणना थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोनों के आधार पर की जाती है। मुद्रास्फीति अवस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन, यह मुद्रा स्फीति की विपरीत अवस्था है। इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं के सेवाओं का मूल्य घटता है। मुद्रा संकुचन को रोकने का उपाय: सार्वजनिक व्यय को बढ़ोतरी करना, सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी करना, करारोपण में कमी करना, ऋणों का भुगतान और नियमित निर्यात में वृद्धि तथा आयात में कमी करना, पूर्ति पर नियंत्रण करना। प्रत्यय व स्फीति, यह वह प्रक्रिया है जिसमें जानबूझकर मुद्रा और सखा की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु के मूल्य में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। ऐसा प्रायः मंदी से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में सरकार की ओर से एक मौद्रिक हस्तक्षेप के माध्यम से अवस्फीति और सुविचारित व्युत्क्रमण होता है। मुद्रा अपस्फीति, इसके अंतर्गत वे सब प्रक्रियाएं उत्पन्न होती हैं या उपाय आते हैं जो मुद्रास्फीति के वेग को रोकने के लिए किए जाते हैं। मुद्रा अपस्फीति देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए होता है। मुद्रा संकुचन देश की हानि होती है। मुद्रा संकुचन से देश की हानि होती है। अवमूल्यन देखिए, अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी रूप से स्वदेशी मुद्रा की मूल्य को घटाना अवमूल्यन कहलाता है। मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। अब तक भारतीय मुद्रा 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। देखिए, सबसे पहले भारतीय मूल्य का अवमूल्यन 1949 में हुआ था। दूसरी बार भारतीय मूल्य का अवमूल्यन 1966 में हुआ था। तीसरी बार भारतीय मूल्य का अवमूल्यन 1991 में हुआ था। 1991 में भारतीय मूल्य का अवमूल्यन 2 चरणों में हुआ था। देखिए, 1949 में, फिर 1966 में, 1991 में। स्टैगफ्लेशन, जब कभी मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी भी आती है तो उस अवस्था को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। या मुद्रास्फीति की उच्च दर पर बेरोजगारी की उच्च दर एक साथ हो तो उस अवस्था को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। हवाला, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार हवाला कहलाता है। काली मुद्रा, वह मुद्रा जैसे टैक्स नहीं दी जाती, वह काली मुद्रा कहलाती है। सस्ती मुद्रा, देश की मुद्रा या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सरलता से उपलब्ध होना सस्ती मुद्रा कहलाती है। कठोर मुद्रा, हार्ड करेंसी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम होती है, वह मुद्रा प्रायः विकसित देशों के पास आ जाती है, उसे कठोर मुद्रा कहते हैं। सॉफ्ट करेंसी, यह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, उसे सॉफ्ट मुद्रा कहते हैं। गर्म मुद्रा, हॉट करेंसी, ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो, उसे हॉट मुद्रा कहते हैं। विधिग्राह्य मुद्रा, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेने वाले कानूनी तौर पर स्वीकार करने से मना कर नहीं कर सकता, भारत की विधिग्राह्य मुद्रा का रूप है। विमुद्रीकरण, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा का चलाना विमुद्रीकरण कहलाता है। यह प्रायः कालाधन की रोकथाम के लिए किया जाता है। भारत में सबसे पहले पत्र मुद्रा का प्रचलन 1806 में हुआ था। पत्र मुद्रा का प्रचलन 1806 में हुआ था। मुद्रा के प्रचलन का नियम बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा के प्रचलन से बाहर कर देती है। ग्रेसम ब्रिटेन ने दिया था। मुद्रा के प्रचलन का नियम किसने दिया था? ग्रेसम ब्रिटेन ने दिया था। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। क्रोमर ने कहा था मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे जेबी से थे। इनकी पुस्तक नाम ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक है। डी इकोनॉमिक पॉलिटिक है। इस नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्माण करती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक समय के साथ साथ खुदरा कीमतों के सामान्य स्तर में परिवर्तन को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतों में से एक है। यह दर्शाता है कि परिवार में भोजन, कपड़े, आवास और ईंधन जैसी वस्तुओं और सेवाओं को एक निश्चित मात्रा पर कितना खर्च करने की आवश्यकता है। भारत में सीपीआई सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संकलित किया जाता है और वर्तमान में आधार वर्ष 2012 का उपयोग करके इसका गणना की जाती है। समय के साथ निश्चित मात्रा में लागत को ट्रैक करके सीपीआई दिखाता है कि कीमत में कैसे
बढ़ती है या घटती है, उपभोक्ता के क्रय शक्ति और उसके समग्र कल्याण को प्रभावित करती है। सीपीआई वस्तु और सेवाओं की किसी एक निश्चित मात्रा में वर्तमान लागत की तुलना पिछली अवधि में इसकी लागत से करके मूल्य परिवर्तनों को मापता है। सूचकांक में कोई भी परिवर्तन केवल कीमत में परिवर्तन को दर्शाता है। जबकि कीमतें बढ़ती हैं तो सीपीआई बढ़ता है और मुद्रास्फीति संकेत देती है। जब वे गिरती हैं तो सीपीआई घट जाता है। जो कम मुद्रास्फीति अपस्फीति को संकेत देता है। भारत में समांतर सीपीआई के साथ साथ विभिन्न जनसंख्या समूह को ध्यान में रखते हुए खंड विशिष्ट सूचकांक को प्रसारित किए जाते हैं। सीपीआई औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई एएल, और पहला था सीपीआई आईडब्ल्यू था। सीपीआई आईडब्ल्यू औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई एएल श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई आरएल ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है। ये सूचकांक मजदूरी संशोधन, ग्रामीण नियोजन और जनसंख्या के विशिष्ट क्षेत्र में मुद्रास्फीति को रुझानों को समझाने के लिए होता है। थोक मूल्य सूचकांक वह सूचकांक थोक व्यवसायों को थोक में बेची और व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों को परिवर्तन में मापता है। थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत में सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति सूचकांक है। यह थोक मूल्य सूचकांक भारत में सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति सूचकांक है। और इसके बाद से यहाँ से पूरी पीडीएफ कंप्लीट नहीं है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं खुद से पीडीएफ बनाऊंगा, मतलब कि फ़ोटो खींच के बनाऊंगा, जो मेरे पास बुक है उससे बनाऊंगा। तो यहीं तक हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, कहाँ तक, मुद्रा बाजार और बैंकिंग प्रणाली। अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2004-5 से वर्ष 2017 से 2011-12 के रूप में संशोधित किया गया है। अब यहाँ से है मुद्रा बाजार और बैंकिंग प्रणाली, जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे पता है कि बहुत जगह गलती हुई है, बोलने में गलत हो रहा है। एक्चुअली क्या है कि मैं दिन भर क्लास में था और मेरा पेपर भी है, 26 को मेरा पेपर है, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि दिमाग टेंशन में है और क्लासेस भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। और आज फॉर्म फिल, तुम लोगों को पता होगा जैसे कि आरआरबी ने फॉर्म फिल के लिए क्या क्या सिस्टम लगा रखा है। उसमें वो बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए, फिर तुम लाइव फ़ोटो अपडेट करो, ये करो, मतलब नकल मारने की। एसएससी ने किया लाइव फ़ोटो, तो भाई उसने सुविधा भी दी है। और आरआरबी क्या कर रहा है, लाइव फ़ोटो भाई ऐसे करो वैसे करो, तो हो ही नहीं रहा था यार। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद मैं पंखे पे वो सफ़ेद कपड़ा टांग के फिर दीवार के पास सफ़ेद, वो नहीं ले रहा था। कह रहा था कि साइड में नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं। अरे तुम क्या ही कर रहे हो यार, तुम सीधे बैठा रहे हो फॉर्म फिल करा के। दिमाग ख़राब हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यार। तो बस जहाँ भी गलती हुई उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और प्लीज़ अपने ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, खास करके अपनी मम्मी पापा का ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।